हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 26 फरवरी के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम इन इट्स बजट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, राजस्थान। राजस्थान असेंबली के द्वारा कल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था कि बजट रिलीज किया गया है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने राजस्थान के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जो है वो लॉन्च की है, सिमिलर काइंड ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर था कि राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट रिलीज हुआ है उसके अंदर कौन सी मेजर अनाउंसमेंट की गई है। Second question, which of the following rights are given to a person who is arrested under any preventive detention law? First is detention cannot exceed 2 months. Second, he is liable to be informed about the ground of detention. Third, he should be given opportunity to make representation against detention order. And the correct answer is B, second and third. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगता है कि कोई क्राइम कमिट करेगा, उससे पहले ही आप उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा डिटेंशन जो है वो 3 महीने के लिए मैक्सिमम हो सकता है। सो द मैक्सिमम लिमिट इज 3 मंथ्स। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये तय किया गया था कि इसे रिड्यूस करके 2 मंथ्स किया जाए, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 महीने का ही है, 2 महीने का नहीं है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि जिस पर्सन को आपने डिटेन किया है तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड पे आपने उसे डिटेन किया है। एंड ही शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो अभी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, स्पेशली दी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। और रिसेंटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक ये भी डेटा आया था कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जितने लोगों को हम अरेस्ट करते हैं उसमें से सिर्फ 2% को ही हम कन्विक्ट कर पाए हैं। मतलब 98% लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने इस लॉ के अंदर डिटेन किया है, लेकिन आप साबित नहीं कर पाए कि हाँ इन्होंने कोई गुनाह किया है। तो इसलिए इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, काफ़ी सारे केसेस को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि क्यों ये लॉ जो है वो चर्चा में रहा है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, स्पीकर ऑफ एन असेंबली हैज राइट टू रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एन MLA if it is found that resignation is not genuine or voluntary. Second, MLAs voluntarily resigning from the assembly may have to face the charges of defection under 10th schedule. And the correct answer is A, one only. Second is incorrect. अब देखिए, ये दोनों के आंसर जो है वो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिलेंगे। ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था, रिसेंटली जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सिचुएशन हुई है, तो क्या हमारी स्ट्रक्चरल खामी है यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो सबसे पहले डिफेक्शन के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है कि आर्टिकल 190 क्या कहता है। तो आर्टिकल 190 के अंदर ये लिखा है कि अगर वॉलंटरीली कोई MLA रेजिग्नेशन देता है तो स्पीकर को उसे एक्सेप्ट करना पड़े। और यहाँ पे ये भी लिखा है दैट इफ़ द स्पीकर हैज़ इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्ररी, मतलब ये वॉलंटरी या फिर जेन्युइन रेजिग्नेशन नहीं है, ही और शी इज़ नॉट ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, मतलब कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये वैलिड है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई वॉलंटरीली अपनी पार्टी की मेंबरशिप अगर रिज़ाइन कर देता है, मतलब कि वो पार्टी की जो मेंबरशिप है उसे गिव अप कर देता है, तो वहाँ पे डिफेक्शन चार्जेस जो है वो लागू होंगे। अगर वो MLA के तौर से रेजिग्नेशन देता है तो वहाँ पे डिफेक्शन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम इज दैट नो MLA हैज़ टू डिफेक्ट and has disqualification
एंड गेट अ बैड नेम। यहाँ से ये फ़ायदा मिलता है इनको कि वो डिफेक्ट नहीं होते और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी वर प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली by the Constituent Assembly. Second, Constitutional Scheme of India provides that legislative schemes or proposals initiated by the government are responsible to the legislature. And the correct answer is B, second only. First statement जो है वो incorrect. अब ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई 1962-63 में। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन 2 यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। इट वाज गिवन इन 1962-63। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट इनडायरेक्टली क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में क्या लिखा है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रपोजल्स, लेजिस्लेटिव स्कीम्स एंड प्रपोजल्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये स्कीम्स एंड प्रपोजल का मतलब क्या हुआ कि वो कौन इनिशिएट करता है? एग्जीक्यूटिव जो है वो इनिशिएट करता है। जैसे कोई नई पॉलिसी बनानी है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो कौन इनिशिएट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये एग्जीक्यूटिव जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। तो अल्टीमेटली यही प्रिंसिपल जो है वो लागू होगा, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे ये जो लेजिस्लेचर का कंपोजिशन है उसको डिनोट किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 239A को मेंशन किया गया है in 1962 to enable parliament to create legislatures for the union territories of Delhi and Puducherry। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो अभी आपने स्टेटमेंट देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी एंड अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स एंड इट इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो अल्टीमेटली ये प्रिंसिपल यही कहता है। 5th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, provision for the nomination of members by the union government is meant only for the Rajya Sabha and not for any legislative assembly of a state or union territory. Second, the purpose of the nomination of members in Rajya Sabha is to enable the House to draw on the expertise of those eminent members. And the correct answer is B, second only. फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब जैसे राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उस तरीके से काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी नॉमिनेट किए जाते हैं। और यूनियन टेरिटरी के अंदर भी, जैसे पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे भी 3 मेंबर्स को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नॉमिनेशन की स्कीम जो है वो सिर्फ राज्यसभा के लिए है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की हो या यूनियन टेरिटरी की, वहाँ पे भी नॉमिनेशन होता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि राज्यसभा के अंदर जो अलग अलग फील्ड से मेंबर्स को नॉमिनेट किए जाते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो एक्सपर्ट फील्ड के मेंबर्स है उसका ओपिनियन लिया जाए, ताकि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है उसके अंदर डिबेट जो है वो एनरिच कर सके। यहाँ पे ये जो अब इस पूरे आर्टिकल में ये समझाने का कोशिश की गई है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है। तो 2 स्ट्रक्चरल इश्यूज बताए गए कि एक तो ये नॉमिनेशन का जो इश्यू है वो, और दूसरा कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके पावर्स जो है किस तरीके से लिमिट किए जाते हैं। तो इस नॉमिनेशन के इश्यू के अंदर बताया गया है कि ये जो पुडुचेरी के अंदर 33 मेंबर्स की जो असेंबली है उसमें 3 मेंबर नॉमिनेटेड होता है। तो राज्यसभा के अंदर ये वैलिड है, लेकिन यहाँ पे क्या ज़रूरत है ये यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। और फिर ये जो पूरा पार्ट है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होना चाहिए वो डिस्क्राइब किया गया है। तो इससे काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स आपको मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, मिशन पोषण 2.0
was launched in 2018 to improve nutritional outcomes for children, pregnant women and lactating mothers. Second, it will prioritize 112 aspirational districts and develop practices that will nurture health, wellness and immunity of children and pregnant women. And the correct answer is B, second only. First is incorrect. अब मिशन पोषण 2.0 जो है वो इस साल के बजट के अंदर लॉन्च किया गया था. 2018 में जो लॉन्च किया गया था उसका नाम पोषण अभियान है. सो दीज आर टू डिफरेंट मिशंस. पोषण अभियान अलग है और मिशन पोषण 2.0 जो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है. अब इसको एक अम्ब्रेला स्कीम बनाया गया जिसके अंदर ये जो अलग अलग स्कीम है, ICDS है, फिर सर्व शिक्षा अभियान है, तो इन सबको इसके अंदर कन्वर्ज किया जाएगा. तो ये किसके बेनिफिट के लिए है? चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा. इस साल के बजट के अंदर ये लॉन्च हुआ है. सेकंड जो है वो करेक्ट है. इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे पायलट बेसिस पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर सिलेक्टेड बाय द नीति आयोग, तो उनके अंदर ये प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे. सो आंसर इज बी, सेकंड ओनली. तो ये भी काफी अच्छा आर्टिकल था विच टॉक्स अबाउट द इश्यू ऑफ फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल. तो इस आर्टिकल के अंदर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो इंडिया में किस तरीके, उसका स्टेटस क्या है, प्लस वहाँ पे जो कोर इश्यू है कि किस तरीके से स्टेट लेवल पे और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते, पावर्स नहीं मिलते और इसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता. तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. हम दो और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे. 7th क्वेश्चन, which among the following factors of human capital formation is or are exclusively in the hands of state government? First is health, second is education, third is sanitation and hospitals. And the correct answer is C, 1 and 3. Second is incorrect. अब यहाँ पे क्या कहने की बात कर रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स है तो उसमें से कौन से फैक्टर ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है. अब हेल्थ जो है इट इज इन द स्टेट लिस्ट, तो ये पूरा सेक्टर जो है वो किसके हाथ में होगा? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा. और पब्लिक हेल्थ के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं, सैनिटेशन एंड हॉस्पिटल्स, तो ये भी अल्टीमेटली किसके साथ हुए? स्टेट गवर्नमेंट के साथ. एजुकेशन वॉज अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट बट आफ्टर 42nd Constitutional Amendment Act एजुकेशन वॉज मूव टू कंकरेंट लिस्ट. तो अब ये एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है. तो आंसर होगा सी, 1 and 3. तो इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिखे गए हैं कि ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी किस तरीके से फ़ायदा करेगी, फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पोषण अभियान, मिशन पोषण, और फिर यहाँ पे ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो समझाई गई है. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरीके से लायबिलिटी में से असेट में कन्वर्ट करना. तो एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो देश के काम में आएंगे. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. 8th क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about Human Capital Index 2020? First, it is released by United Nations Development Program. Second, India ranked in the list of top 50 countries in this index. Third, it shows that pandemic puts at risk the decade's progress in building human capital. And the correct answer is C, third only. First and second are incorrect. ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है और इस साल के लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो टोटल 174 कंट्रीज थी जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो 116th पे आया है. सो इंडिया इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 50 कंट्रीज. सो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट.
थर्ड जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर ये कहा गया कि पेंडेमिक से पहले ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये जो फैक्टर्स है एजुकेशन हेल्थ उसके अंदर ड्रास्टिकली चेंज आया और 10 साल के अंदर जो हमने प्रोग्रेस की थी उसमें हम 10 साल पीछे चले गए। आंसर इज सी, थर्ड ओनली। इसी आर्टिकल के स्टार्टिंग में, मतलब ये आर्टिकल स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है उसके अंदर इंडिया का रिजल्ट जो है वो पुअर आया, तो उसके क्या फैक्टर हो सकता है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स विल बी रेगुलेटेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021? फर्स्ट इज OTT प्लेटफॉर्म्स, सेकेंड इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड थर्ड इज न्यूज मीडिया। And the correct answer is, sorry for the mistake, answer will be D, 1, 2 and 3। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स जो है उसको रिसेंटली कल ही ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये कोड रूल्स जो है वो अप्लाई किए गए कि अब OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एंड न्यूज़ मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके की गाइडलाइंस फॉलो होगी। तो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है, गवर्नमेंट टू मॉनिटर OTT कंटेंट। तो हम गाइडलाइंस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन वही सेम स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रूल्स सीक टू एम्पावर द यूजर्स बाय मैंडेटिंग द इंटरमीडियरीज टू एस्टैब्लिश अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सेकेंड, intermediaries shall remove or disable access within 24 hours of receipt of complaints or content. Answer is C, both 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे इंटरमीडियरी का मतलब हुआ कि ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, तो ये सब इंटरमीडियरीज कहलाएंगे। तो ऐसे इंटरमीडियरीज जो है उनको क्या करना पड़ेगा, तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कंप्लेन करता है कि यहाँ पे ऐसे ऑब्सीन कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल है, सो विद इन 24 आवर्स यू विल हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो ये काफ़ी डिटेल्ड गाइडलाइन है, आप आज के न्यूज़पेपर में और कोई भी गवर्नमेंट की जो ये जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।